बगदाद का शहर उस रात एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। दजला नदी का पानी धीरे धीरे बह रहा था, जैसे वो भी किसी गहरी सोच में खोया हो। बाजार की दुकानें बंद हो चुकी थी, गलियों में चिरागों की रोशनी धीमी पड़ती जा रही थी और रात का अंधेरा धीरे धीरे पूरे शहर को अपनी आगोश में ले रहा था। लेकिन इस सन्नाटे में एक आदमी था जो न सो सका था, न चैन से बैठ सका था, और वो आदमी था बहलोल। बहलोल का नाम बगदाद में हर ज़बान पर था। कुछ लोग उसे दीवाना कहते थे, कुछ उसे फकीर समझते थे, कुछ उससे डरते थे और कुछ उससे मोहब्बत करते थे। लेकिन जो लोग उसे सच में जानते थे, वो जानते थे कि बहलोल कोई साधारण इंसान नहीं था। उसकी आंखों में एक ऐसी रोशनी थी जो झूठ को फौरन पहचान लेती थी। उसके दिल में एक ऐसा दर्द था जो दूसरों के दर्द को महसूस कर सकता था, और उसके ज़हन में एक ऐसी तेजी थी जो हर पेचीदा मसले को उस तरह सुलझा लेती थी जैसे कोई कुशल दर्जी उलझे धागों को सुलझाता है। उस रात बहलोल शहर के पुराने किले की दीवार के पास एक टूटे हुए पत्थर पर बैठा था। उसके हाथ में एक छोटी सी तस्बीह थी जिसके दाने वो खामोशी से फेरता जा रहा था। उसकी नजरें आसमान पर टिकी थी जहां तारे अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहे थे। लेकिन उसका ज़हन आसमान में नहीं था, उसका ज़हन उन 3 चेहरों में उलझा हुआ था जो पिछले कई दिनों से उसके सामने आते जाते रहे थे। 3 अलग अलग इंसान, 3 अलग अलग दर्द, 3 अलग अलग राज, और तीनों के बीच एक ऐसा धागा जो अभी तक बहलोल की पकड़ में नहीं आया था। पहला चेहरा था एक बूढ़े सौदागर का। नाम था जुबैर इब्न हारिस। जुबैर बगदाद के सबसे अमीर व्यापारियों में से एक था। उसकी दुकानें शहर के हर कोने में थी। उसके गोदाम अनाज और कपड़े से भरे रहते थे और उसके नाम की इज्जत पूरे बाजार में थी। लेकिन 3 हफ्ते पहले जुबैर एक टूटा हुआ इंसान बनकर बहलोल के पास आया था। उसकी आंखें सूजी हुई थी, उसके कपड़े मैले थे और उसके हाथ कांप रहे थे। उसने बताया था कि उसके सबसे करीबी दोस्त और कारोबारी साझीदार ने उसे धोखा दिया है। 50,000 दीनार की ऐसी रकम जो जुबैर ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से जमा की थी, वो एक झटके में गायब हो गई थी। और वो साझीदार, नाम था कासिम, अब बेगुनाही का दावा कर रहा था, अदालत में सफाई दे रहा था और लोगों को यकीन दिला रहा था कि जुबैर खुद झूठा है। दूसरा चेहरा था एक नौजवान औरत का। नाम था मरियम बिन सलीम। मरियम की उम्र बमुश्किल 25 साल रही होगी, लेकिन उसकी आंखों में एक थकान थी जो बहुत बड़ी उम्र की लगती थी। वो एक मजलूम बेवा थी जिसका शौहर 2 साल पहले एक अजीब हादसे में मर गया था। शौहर के मरने के बाद उसके ससुराल वालों ने मरियम पर इल्जाम लगाया था कि उसने अपने शौहर को जहर देकर मारा है। इल्जाम झूठा था, मरियम जानती थी, लेकिन उसके पास कोई गवाह नहीं था, कोई सबूत नहीं था, और अब काजी की अदालत में उसका मुकदमा पड़ा हुआ था जिसका फैसला किसी भी दिन आ सकता था, और वो फैसला अगर गलत हुआ तो मरियम को मौत की सजा मिल सकती थी। तीसरा चेहरा था एक बच्चे का। नाम था यूसुफ। उम्र होगी कोई 12 साल। यूसुफ एक यतीम बच्चा था जिसका कोई वली वारिस नहीं था, लेकिन उसके बाप ने मरने से पहले एक जमीन का टुकड़ा उसके नाम किया था। एक ऐसी जमीन जो बगदाद के बाहर थी और जिसकी कीमत काफी थी, लेकिन एक ताकतवर जमींदार ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया था और दावा किया था कि वो जमीन उसकी है। यूसुफ के पास न पैसा था, न ताकत थी, न कोई सिफारिश करने वाला। बस उसकी आंखों में एक यकीन था कि कोई तो है जो उसकी मदद करेगा। बहलोल इन तीनों के बारे में सोचते सोचते उठ खड़ा हुआ। उसने तस्बीह अपनी जेब में रखी, अपनी पुरानी चादर को कंधे पर ठीक किया और धीरे धीरे शहर की तंग गलियों में चलने लगा। उसके कदम बेमकसद नहीं थे। वो जानता था कि उसे कहाँ जाना है। उसे उस जगह जाना था जहां इन तीनों किस्सों का एक सिरा मिल सकता था, और वो जगह थी बगदाद की पुरानी जामा मस्जिद के पास का वो चायघर जहां रात के इस वक्त भी कुछ लोग बैठे रहते थे और बातें करते रहते थे। रात गहरी थी और गलियां तंग थी। बहलोल के कदमों की आवाज पत्थर की जमीन पर गूंजती थी। कभी कभी किसी मकान की ऊपरी मंजिल से बच्चे के रोने की आवाज आती थी, कभी कोई कुत्ता भौंकता था, कभी दूर से अजान की सी आवाज आती थी जो हवा में घुलकर खत्म हो जाती थी। बहलोल इन सब आवाजों को सुनता हुआ चलता रहा। उसके जहन में एक के बाद एक सवाल उठते रहे और एक के बाद एक जवाब आते जाते रहे। जब वो चायघर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि अंदर की रोशनी अभी जल रही थी।
उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। चायघर छोटा था, बस 4-5 टूटी फूटी मेजें और उनके इर्द गिर्द कुछ लकड़ी की कुर्सियां। एक कोने में एक बूढ़ा आदमी चाय बना रहा था और उसकी आंखें आधी बंद थी, जैसे नींद और जागने के बीच की किसी हालत में हो। 2 मेजों पर कुछ लोग बैठे थे, कुछ थके हुए मजदूर, कुछ बेघर मुसाफिर। लेकिन एक मेज पर बैठा इंसान बहलोल की नजरों में आ गया। वो इंसान अकेला था। उसके सामने चाय का एक कप था जो शायद ठंडा हो चुका था। उसकी आंखें मेज पर टिकी थी और वो इतनी गहरी सोच में था कि उसे बहलोल के आने का एहसास भी नहीं हुआ। उसके कपड़े अच्छे थे, यानी वो कोई गरीब या मजदूर नहीं था। उसके हाथ में एक कागज था जिसे वो बार बार देखता और फिर मेज पर रख देता। बहलोल उसकी मेज के पास गया और बिना किसी इजाजत के उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। उस इंसान ने चौंक कर ऊपर देखा। उसकी आंखों में पहले हैरानी आई, फिर नाराजगी, और फिर जब उसने बहलोल का चेहरा गौर से देखा तो उसकी नाराजगी धीरे धीरे किसी और चीज में बदल गई। शायद पहचान में, शायद राहत में, शायद किसी उम्मीद में। वो इंसान था अब्दुल रहीम, काजी की अदालत का एक मुंशी। और वो कागज जो उसके हाथ में था वो कोई साधारण कागज नहीं था। वो 3 मुकदमों की फहरिस्त थी जो अगले हफ्ते काजी की अदालत में पेश होने वाले थे। और उन 3 मुकदमों में से एक जुबैर का था, एक मरियम का था और एक यूसुफ का। बहलोल ने वो कागज देखा और उसके चेहरे पर एक बहुत हल्की सी मुस्कुराहट आई। वो मुस्कुराहट जो तब आती है जब बिखरे हुए धागे अचानक एक जगह इकट्ठे होने लगते हैं। अब्दुल रहीम ने कागज जल्दी से अपनी जेब में रख लिया और बहलोल की आंखों में देखने लगा। उसकी आंखों में एक सवाल था, एक ऐसा सवाल जो जुबान पर नहीं आया लेकिन फिर भी हवा में लटका रहा। बहलोल ने उस सवाल को समझा। उसने चायघर के बूढ़े मालिक को इशारा किया और 2 कप चाय मंगवाई और फिर धीरे धीरे बिना किसी जल्दी के उस रात की शुरुआत हुई जो बगदाद के 3 मजलूम इंसानों की किस्मत बदलने वाली थी। अब्दुल रहीम एक भला इंसान था, यही उसकी सबसे बड़ी तकलीफ भी थी। काजी की अदालत में मुंशी का काम करते हुए उसने पिछले 20 सालों में इतने जुल्म देखे थे, इतने झूठे फैसले देखे थे, इतने मजलूमों को रोते हुए देखा था कि उसका दिल एक थका हुआ पत्थर बन चुका था। लेकिन पत्थर के अंदर अभी भी एक नरम हिस्सा बचा हुआ था और इसी नरम हिस्से की वजह से वो आज रात यहाँ बैठा था, अकेला, परेशान और उस कागज को देखते हुए जिसमें 3 ऐसे मुकदमों के नाम थे जिनका अंजाम शायद गलत होने वाला था। बहलोल ने चाय का घूंट लिया और अब्दुल रहीम के चेहरे को पढ़ता रहा। अब्दुल रहीम ने बताया कि काजी साहब यानी काजी मुनीर इब्न फारूक एक बड़े और मशहूर काजी थे। लोग उनकी इज्जत करते थे, उनके फैसलों को सही मानते थे। लेकिन अब्दुल रहीम जानता था और सिर्फ वही जानता था कि काजी साहब के कुछ फैसलों पर पैसे का साया था। कुछ मुकदमों में जो फैसला होना चाहिए था वो नहीं हुआ था और जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ था। और अब 3 नए मुकदमे आने वाले थे और अब्दुल रहीम को डर था कि इन तीनों में भी इंसाफ नहीं होगा। बहलोल ने सुना, गौर से सुना। उसने बीच में कोई सवाल नहीं किया, कोई राय नहीं दी, बस सुनता रहा। और जब अब्दुल रहीम खामोश हुआ तो बहलोल ने अपनी चाय का आखिरी घूंट लिया, उठा और जाने से पहले बस इतना कहा कि वो कल सुबह जुबैर के घर जाएगा। रात का आखिरी पहर था। बहलोल जब चायघर से निकला तो हवा में ठंडक आ गई थी। वो तेज कदमों से चलने लगा। उसके जहन में अब एक तस्वीर साफ होने लगी थी, धुंधली नहीं बल्कि तेज और वाज़ेह। 3 मुकदमे, एक अदालत और एक काजी जिसका दिल शायद कहीं और था। ये आसान नहीं था, लेकिन बहलोल के लिए आसान चीजें कभी दिलचस्प नहीं रही। अगली सुबह जब बगदाद की छतों पर सूरज की पहली किरण पड़ी तो बहलोल पहले से ही उठा हुआ था। उसने फज्र की नमाज पढ़ी, थोड़ी देर कुरान की तिलावत की और फिर निकल पड़ा। जुबैर का घर बाजार के पास था, एक पुराना लेकिन शानदार घर जिसकी दीवारें अब जर्द पड़ने लगी थी, जैसे घर भी अपने मालिक की तरह उदास हो गया हो। जब बहलोल जुबैर के घर पहुंचा तो दरवाजा एक नौकर ने खोला। नौकर ने बहलोल को देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया, जैसे वो जानता हो कि ये इंसान कौन है। उसने बिना किसी सवाल के बहलोल को अंदर आने दिया। जुबैर बैठक में था। वो एक तकिए के सहारे लेटा हुआ था और उसकी आंखें बंद थी। लेकिन जैसे ही बहलोल के कदमों की आवाज आई उसने आंखें खोली और जब उसने बहलोल को देखा तो उसकी आंखों में पानी आ गया।
वो उठकर बैठ गया और उसने अपने चेहरे को हाथों से ढक लिया। बहलोल उसके पास बैठ गया। उसने जुबैर के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा कि वो यहाँ है। जुबैर ने अपनी पूरी कहानी बताई, इस बार बड़ी तफसील से। बहलोल ने हर बात ध्यान से सुनी, कासिम के बारे में, 50,000 दीनार के बारे में, उस रात के बारे में जब जुबैर को पहली बार एहसास हुआ था कि कुछ गलत है। लेकिन एक बात थी जो जुबैर ने बताई और जो बहलोल के कानों में ठहर गई। कासिम के पास एक गवाह था, एक नहीं, दो नहीं, 3 गवाह, और तीनों ने अदालत में कसम खाई थी कि कासिम बेगुनाह है। बहलोल ने पूछा, वो 3 गवाह कौन थे? जुबैर ने 3 नाम बताए और बहलोल के चेहरे पर फिर वही हल्की सी मुस्कुराहट आई, क्योंकि उन 3 नामों में से एक नाम बहलोल ने पहले भी सुना था, मरियम के मुकदमे में, और एक नाम यूसुफ के मुकदमे में। यानी ये 3 मुकदमे अलग अलग नहीं थे, ये एक ही जाल के 3 धागे थे। बहलोल उठा, जुबैर को तसल्ली दी और बाहर निकल गया। उसके कदम अब और तेज थे, उसका जहन अब और साफ था, और उसके दिल में एक यकीन था जो पहाड़ की तरह मजबूत था कि इंसाफ होगा। अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं। उसी दिन दोपहर को बहलोल मरियम के घर गया। मरियम एक छोटे से किराए के मकान में रहती थी, शहर के उस हिस्से में जहाँ गरीब लोग रहते थे। दरवाजा खटखटाया तो काफी देर बाद खुला। मरियम ने दरवाजा खोला और बहलोल को देखकर एक कदम पीछे हट गई। उसकी आंखों में डर था, वो डर जो उस इंसान की आंखों में होता है जो बहुत दिनों से डरा हुआ हो। बहलोल ने धीरे से अपना परिचय दिया। मरियम ने उसे पहचाना, उसने बहलोल का नाम सुना था। वो थोड़ी देर रुकी और फिर उसे अंदर आने दिया। घर के अंदर एक छोटी सी बच्ची थी, कोई 3-4 साल की। वो एक कोने में बैठकर मिट्टी के एक पुराने खिलौने से खेल रही थी। मरियम ने उस बच्ची की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक दर्द आया, वो दर्द जो एक माँ के दिल में तब होता है जब वो सोचती है कि उसके बाद उसके बच्चे का क्या होगा। बहलोल ने मरियम से पूछा उस रात के बारे में जब उसका शौहर मरा था। मरियम ने बताया, और जैसे जैसे मरियम बताती गई, बहलोल के जहन में एक तस्वीर बनती गई। एक ऐसी तस्वीर जो भयानक थी, न इसलिए कि उसमें खून था, बल्कि इसलिए कि उसमें बेहद सोचा समझा और ठंडे दिमाग से किया गया धोखा था। मरियम के शौहर की मौत हादसा नहीं थी, ये कत्ल था। लेकिन कातिल मरियम नहीं था, कातिल कोई और था, और वो कोई और शायद वही था जिसका नाम बहलोल पहले ही सुन चुका था। बहलोल ने मरियम को देखा, उस थकी हुई, डरी हुई, अकेली औरत को, और उसने मन में एक पक्का इरादा किया। वो इरादा जो सच्चे इंसान तब करते हैं जब वो किसी मजलूम को तन्हा तकलीफ में देखते हैं। शाम होते होते बहलोल यूसुफ के पास पहुंचा। यूसुफ शहर के बाहर एक पुराने मकान में रहता था। दरअसल वो मकान भी किसी का एहसान था। यूसुफ अकेला था, उसके पास न खाने की फिक्र थी, न सोने की जगह का इत्मीनान। लेकिन जब बहलोल ने उसे देखा तो उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो गरीबी और तकलीफ बुझा नहीं सकी थी। वो चमक जो यकीन की होती है, उम्मीद की होती है। यूसुफ ने अपनी जमीन के बारे में बताया, उस जमींदार के बारे में बताया जिसने कब्जा किया था, और एक बात बताई जो बहलोल के लिए सबसे अहम थी। जमींदार के पास एक कागज था जिस पर लिखा था कि यूसुफ के बाप ने वो जमीन उसे बेच दी थी। कागज पर मुहर थी, गवाहों के दस्तखत थे। बहलोल ने पूछा, वो कागज कब का था? यूसुफ ने तारीख बताई। बहलोल ने आंखें बंद की और एक लम्हे के लिए खामोश रहा। फिर उसने आंखें खोली और यूसुफ से कहा कि वो फिक्र न करे। यूसुफ ने बहलोल के चेहरे को देखा और न जाने क्यों उस यतीम बच्चे ने, जो अपनी पूरी जिंदगी में किसी का एतबार नहीं किया था, उस एक लम्हे में बहलोल पर पूरा एतबार कर लिया। रात को बहलोल अपनी छोटी सी कोठरी में वापस आया। उसने चिराग जलाया और एक पुराने कागज पर कुछ लिखने लगा। वो लिख रहा था नाम, तारीखें, जगह, रिश्ते। धीरे धीरे एक जाल की शक्ल उभर रही थी, एक ऐसा जाल जो किसी एक इंसान ने नहीं बल्कि कई इंसानों ने मिलकर बुना था, और उस जाल का मकसद था 3 बेगुनाह इंसानों को तबाह करना। लेकिन जाल कितना भी मजबूत हो, उसमें एक कमजोरी होती है, और वो कमजोरी होती है वो धागा जिसे बुनने वाले ने नजरअंदाज किया हो। बहलोल को वो धागा दिख गया था। अब सवाल ये नहीं था कि जाल टूटेगा या नहीं, सवाल ये था कि किस तरह टूटेगा, क्योंकि जाल तोड़ने के एक गलत तरीके से कभी कभी और नुकसान हो जाता है। बहलोल को सोचना था, ध्यान से,
सब्र से और दुआ के साथ उसने कागज को तहा किया, चिराग बुझाया और अंधेरे में बैठकर इस्तिखारे की नियत से दुआ मांगी। बाहर बगदाद की रात खामोश थी, लेकिन वो खामोशी जानती थी कि आने वाले दिन बहुत शोर वाले होंगे। बगदाद की सुबह हमेशा अजान से शुरू होती थी। मस्जिद के मीनारों से उठती वो आवाज जब हवा में घुलती थी तो पूरा शहर एक अलग ही रंग में रंग जाता था। एक ऐसा रंग जो न पूरी तरह रात का होता था न पूरी तरह दिन का। वो लम्हा होता था जब दुनिया की हर चीज थोड़ी देर के लिए रुक जाती थी और अल्लाह की याद में झुक जाती थी। बहलोल उस सुबह भी फज्र की नमाज से पहले उठ गया था। उसने वुजू किया, नमाज पढ़ी और फिर उस कागज को उठाया जिस पर उसने रात को लिखा था। दिन की रोशनी में उन नामों और तारीखों को देखा तो उसके जहन में रात भर जो धुंध थी वो और साफ हो गई। लेकिन एक हिस्सा अभी भी धुंधला था, वो हिस्सा जो इस सारे जाल की असली जड़ थी। बहलोल जानता था कि किसी भी पेचीदा मसले को सुलझाने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी होता है कि फायदा किसे हो रहा है। जब तीन अलग अलग मजलूम हो और उनकी तकलीफों में एक जैसा पैटर्न हो तो जरूर कोई एक ऐसा शख्स है जो इन सबके पीछे है। जुबैर की दौलत किसी को चाहिए थी, मरियम की जिंदगी किसी की राह में रुकावट थी, यूसुफ की जमीन किसी को हड़पनी थी और ये तीनों काम एक साथ, एक ही वक्त में, एक ही अदालत में, ये इत्तिफाक नहीं था। बहलोल ने उस कागज को जेब में रखा और निकल पड़ा। उसकी पहली मंजिल थी बाजार। बगदाद का बाजार दुनिया की सबसे जिंदा जगहों में से एक था। सुबह होते ही दुकानें खुल जाती थी, आवाजें उठने लगती थी, मसालों की खुशबू हवा में घुल जाती थी और हजारों इंसान अपनी अपनी जरूरतों को लेकर उन तंग गलियों में उमड़ पड़ते थे। बहलोल इस बाजार को बरसों से जानता था, हर दुकान, हर दुकानदार, हर गली का मोड़। लेकिन आज वो यहाँ खरीदारी के लिए नहीं आया था। वो आया था एक ऐसे इंसान से मिलने जो बाजार की हर खबर रखता था। एक बूढ़ा इत्रफरोश जिसका नाम था हाजी सलामत। हाजी सलामत की दुकान बाजार के एक कोने में थी, एक छोटी सी दुकान जिसमें सैकड़ों शीशियां रखी थी और हर शीशी में एक अलग खुशबू थी। हाजी सलामत खुद भी किसी पुरानी खुशबू की तरह थे, उम्रदराज, शांत और इस कद्र जमीन से जुड़े हुए कि उनकी बातों में एक वजन होता था जो नौजवानों की बातों में नहीं होता। बहलोल जब उनकी दुकान पर पहुंचा तो हाजी सलामत ने उसे देखते ही इशारे से बुला लिया, जैसे वो उसका इंतजार कर रहे हों। बहलोल दुकान के अंदर गया और एक तरफ बैठ गया। हाजी सलामत ने बताया बिना पूछे कि पिछले कुछ हफ्तों से बाजार में एक नई हलचल है। एक आदमी है जिसका नाम है फारूक इब्न जब्बार। ये आदमी पहले कभी बगदाद में नहीं था, या था भी तो किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अचानक पिछले 6 महीनों में इसका रुतबा बढ़ा है। इसके पास पैसा आया है, बहुत पैसा। इसकी पहुंच काजी की अदालत तक है और इसके करीबी दोस्तों में एक नाम है कासिम। बहलोल ने ये नाम सुना, फारूक इब्न जब्बार, और उसने इसे अपने जहन में गहराई से दर्ज कर लिया। हाजी सलामत ने और बताया, फारूक एक ऐसा आदमी था जो दिखने में बहुत शरीफ था, नमाजी था, मस्जिद में दिखता था, गरीबों को कभी कभी कुछ दे देता था। लेकिन ये सब दिखावा था। पर्दे के पीछे वो एक ऐसा शख्स था जो लालच को अपना मजहब मानता था। उसने पिछले 2 सालों में कई लोगों को तबाह किया था, कभी झूठे मुकदमों से, कभी जाली कागजों से, कभी गवाहों को खरीद कर। बहलोल ने पूछा, मरियम के शौहर को किसने मारा? हाजी सलामत एक लम्हे के लिए खामोश हुए। उन्होंने एक शीशी उठाई, उसका ढक्कन खोला और उसमें से आती खुशबू को सूंघा, जैसे जवाब देने से पहले कुछ सोच रहे हों। फिर उन्होंने शीशी वापस रखी और बहलोल की आंखों में देखा। उन्होंने कहा, मरियम का शौहर यानी ताहिर एक ईमानदार आदमी था। वो एक गवाह था, एक पुराने मुकदमे का गवाह जिसमें फारूक पर इल्जाम था। ताहिर ने गवाही देने से इनकार नहीं किया था और इसीलिए ताहिर को रास्ते से हटाना जरूरी था। ये बात सुनकर बहलोल के दिल में एक तूफान उठा, लेकिन उसका चेहरा पत्थर की तरह शांत रहा। उसने हाजी सलामत का शुक्रिया अदा किया और दुकान से निकल गया। बाहर आकर उसने एक गहरी सांस ली। अब तस्वीर पूरी हो रही थी। फारूक इब्न जब्बार यही वो शख्स था जो इस सारे जाल के बीच में बैठा था। जुबैर की दौलत हड़पने के लिए उसने कासिम को इस्तेमाल किया। मरियम को फंसाने के लिए उसने उसके शौहर को कत्ल कराया और फिर मरियम पर इल्जाम लगवाया।
और यूसुफ की जमीन हड़पने के लिए उसने जाली कागज तैयार कराए। लेकिन ये सब जानना काफी नहीं था। जानना एक बात है, साबित करना बिल्कुल दूसरी बात। और अदालत में जो चीज काम आती है वो सिर्फ सबूत होता है, गवाह, कागज और ऐसी बातें जिन्हें झुठलाया न जा सके। बहलोल के पास अभी न गवाह थे न कागज, लेकिन उसके पास एक चीज थी और वो थी वक्त की समझ। उसे पता था कि मुकदमा अगले हफ्ते है, यानी उसके पास 7 दिन थे। उसी दिन दोपहर को बहलोल एक और जगह गया। ये जगह थी शहर के उस इलाके में जहां कातिब और मुंशी लोग रहते थे। एक बूढ़ा कातिब था जिसका नाम था उस्ताद गुलाम नबी। वो शख्स जो बगदाद में कागजात और दस्तावेजों का सबसे बड़ा माहिर माना जाता था। उसकी उम्र 70 साल के करीब थी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी तेज थी। वो आंखें जो एक नजर में किसी कागज की असलियत बता सकती थी। बहलोल उस्ताद गुलाम नबी के घर पहुंचा। उस्ताद ने उसे पहचाना और खुशी से अंदर बुलाया। बहलोल ने उनसे एक सवाल किया कि अगर कोई जाली कागज बनाए और उस पर पुरानी तारीख डाले तो क्या उसे पहचाना जा सकता है? उस्ताद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमेशा। कागज झूठ नहीं बोलता, बशर्ते कि उसे पढ़ना आए। उन्होंने समझाया, पुरानी स्याही और नई स्याही अलग अलग तरह से कागज में जज्ब होती है। पुरानी स्याही कागज के रेशों के अंदर तक घुस जाती है, जबकि नई स्याही ऊपर ऊपर रहती है। इसके अलावा मुहर के निशान भी वक्त के साथ बदलते हैं। पुरानी मुहर के किनारे धुंधले होते हैं, नई मुहर के किनारे तेज और सबसे हर कातिब की लिखावट में एक खास अंदाज होता है जो उसके पूरे करियर में थोड़ा थोड़ा बदलता है। अगर किसी कागज पर तारीख पुरानी हो लेकिन लिखावट उस वक्त की न हो तो वो जाली है। बहलोल ने ये सब ध्यान से सुना। फिर उसने उस्ताद से एक गुजारिश की कि अगर जरूरत पड़े तो क्या वो अदालत में गवाही दे सकते हैं। उस्ताद ने एक पल सोचा, फिर उन्होंने कहा, अगर बात सच की हो तो वो किसी से नहीं डरते। बहलोल ने उनका शुक्रिया अदा किया और वापस चल दिया। दूसरे दिन की सुबह बहलोल एक और काम पर निकला। इस काम के लिए उसे शहर से थोड़ा बाहर जाना था, उस इलाके में जहां यूसुफ की जमीन थी, वो जमीन जो जमींदार ने हड़प ली थी। बहलोल उस जमीन पर पहुंचा। एक बड़ा खेत था, कुछ पेड़, कुछ पानी का इंतजाम और एक कच्चा घर जिसमें अब जमींदार के आदमी रहते थे। बहलोल ने दूर से सब देखा और फिर आसपास के किसानों से बातें करने लगा। किसान अक्सर सच बोलते हैं, इसलिए नहीं कि वो बहुत नेक होते हैं, बल्कि इसलिए कि उनके पास झूठ बोलने की वजह नहीं होती। एक बूढ़े किसान ने बहलोल को बताया कि यूसुफ के बाप ने ये जमीन कभी नहीं बेची थी। वो बूढ़ा किसान उस वक्त वहां मौजूद था जब यूसुफ का बाप मरा था और उसने अपनी आंखों से देखा था कि उसने यूसुफ को बुलाकर कहा था कि ये जमीन उसकी है। बहलोल ने पूछा, क्या वो ये बात अदालत में कह सकता है? बूढ़े किसान ने थोड़ा सोचा। उसके चेहरे पर डर आया। जमींदार ताकतवर था और उससे दुश्मनी करना आसान नहीं था। लेकिन फिर उसने बहलोल को देखा और बहलोल की आंखों में कुछ था, एक ऐसा यकीन, एक ऐसी गर्मी जो उस बूढ़े किसान के डर को थोड़ा पिघला गई। उसने कहा, अगर अल्लाह के लिए हो तो वो कहेगा। बहलोल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अल्लाह तुम्हारे साथ है। तीसरे दिन बहलोल ने वो काम किया जो सबसे मुश्किल था। उसे काजी की अदालत के बारे में और जानकारी चाहिए थी, यानी ये समझना था कि काजी मुनीर किस हद तक फारूक के असर में था, क्योंकि अगर काजी पूरी तरह बिका हुआ था तो फिर इंसाफ की उम्मीद सिर्फ अदालत में नहीं बल्कि कहीं और होनी चाहिए। इसके लिए बहलोल ने फिर अब्दुल रहीम से मुलाकात की। इस बार चाय घर में नहीं बल्कि एक पुरानी मस्जिद के सहन में, जहां दोपहर के वक्त कोई नहीं होता था। अब्दुल रहीम थका हुआ लग रहा था। उसकी आंखों के नीचे सियाह घेरे थे जो कई रातों की नींद न आने की कहानी बता रहे थे। उसने बहलोल को देखा और एक लंबी सांस ली। उसने बताया, काजी मुनीर पूरी तरह बुरे इंसान नहीं थे। पहले वो एक इंसाफ पसंद काजी थे, लेकिन 3 साल पहले उनके बेटे पर एक बड़ा कर्जा हो गया था। एक ऐसा कर्जा जिसे चुकाने की उनके पास ताकत नहीं थी। और उसी वक्त फारूक इब्न जब्बार उनके पास आया था। फारूक ने वो कर्जा चुका दिया। बदले में काजी को कुछ मुकदमों में फारूक की मर्जी का फैसला देना था। बहलोल ने सोचा, यानी काजी मुनीर एक मजबूर इंसान था, बुरा नहीं। फर्क जरूरी है। जो इंसान डर से गलत करता है वो उस इंसान से अलग है जो चाहकर गलत करता है। पहले को शायद वापस लाया जा सकता है अगर उसे ये एहसास दिलाया जाए
कि जिस चीज का उसे डर है वो अब उसे नहीं डरा सकती। बहलोल ने अब्दुल रहीम से पूछा, क्या उनके पास फारूक के किसी पुराने मुकदमे का रिकॉर्ड है? अब्दुल रहीम ने हिचकिचाते हुए कहा कि हाँ, उसने कुछ कागजात छुपा कर रखे हैं। वो कागजात जो फारूक की असलियत जाहिर करते हैं, लेकिन वो डरता था कि अगर ये सामने आए तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। बहलोल ने उसे देखा और बड़े इत्मीनान से कहा, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन जो इंसान सच के साथ खड़ा हो उसे मारना इतना आसान नहीं। अब्दुल रहीम ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक द्वंद्व था, डर और जमीर के बीच की वो पुरानी जंग जो हर इंसान के अंदर होती है। और फिर धीरे धीरे जमीर जीत गया। उसने कहा कि वो कागजात दे देगा। चौथे दिन बहलोल ने कुछ अलग किया। वो फारूक इब्न जब्बार को देखना चाहता था, न मिलना न बात करना, बस देखना, क्योंकि बहलोल का मानना था कि किसी इंसान की असलियत उसके चलने में होती है, उसकी नजरों में होती है, उसके हाथों की हरकत में होती है। फारूक का घर शहर के एक अच्छे मोहल्ले में था, बड़ा, पक्का, सजा हुआ। बहलोल दूर से देखता रहा। फारूक दोपहर को निकला, अच्छे कपड़ों में, सर पर साफ पगड़ी, चेहरे पर इत्मीनान की झूठी चादर। वो बाजार की तरफ गया, कुछ दुकानदारों से बातें की, मस्जिद में गया, नमाज पढ़ी और फिर वापस आ गया। बहलोल ने उसे ध्यान से देखा। फारूक की आंखें बेचैन थी, वो आंखें जो बाहर से शांत दिखती है लेकिन अंदर से हर वक्त चौकस रहती है। उसके हाथ कभी कभी बिना वजह कपड़ों को छूते थे, एक ऐसी आदत जो उन लोगों में होती है जो किसी खतरे का इंतजार कर रहे हों। और उसकी मुस्कुराहट, वो मुस्कुराहट जो उसके चेहरे पर थी, वो सिर्फ होठों पर थी, आंखों तक नहीं पहुंची थी। बहलोल ने समझ लिया, फारूक डरा हुआ था। वो अपनी चाल में इतना गहरा फंसा था कि उसे खुद नहीं पता था कि अगला कदम कहाँ पड़ेगा। और डरे हुए इंसान से गलतियां होती है, ये बहलोल के लिए एक अहम जानकारी थी। 5वें दिन बहलोल ने जुबैर से फिर मुलाकात की। इस बार उसने जुबैर से उस रात की बात पूछी जब 50,000 दीनार गायब हुए थे। बारीक से बारीक बात पूछी, वो कमरा कहाँ था, उस रात कौन कौन था, दरवाजा किसने खोला, किसने बंद किया। जुबैर ने सब बताया और एक बात बताई जो उसे शायद उतनी अहम नहीं लगी थी, लेकिन बहलोल के कान खड़े हो गए। उसने बताया कि उस रात एक नौजवान लड़का था जो दरवाजे के बाहर पानी लेकर आया था। वो लड़का कासिम का नौकर था, लेकिन वो बहुत घबराया हुआ लग रहा था और जाते वक्त उसने जुबैर को एक अजीब सी नजर से देखा था। बहलोल ने पूछा, वो लड़का कहाँ है अब? जुबैर ने बताया, उसे नहीं पता। बहलोल उठा और सीधे कासिम के मोहल्ले की तरफ चल दिया। उसे वो नौजवान ढूंढना था, क्योंकि एक घबराया हुआ नौकर जो उस रात वहां था, वो एक गवाह हो सकता था, एक ऐसा गवाह जिसे शायद अब तक किसी ने तलाश नहीं किया था। कासिम के पुराने मोहल्ले में बहलोल ने कुछ लोगों से पूछा। पहले किसी ने जवाब नहीं दिया, लोग डरते थे, लेकिन एक बूढ़ी औरत थी जो मोहल्ले के एक कोने में बैठकर ऊन बुनती रहती थी। उसने बहलोल को देखा और बुलाया। उसने बताया, वो नौजवान लड़का जिसका नाम बाशिर था, 3 हफ्ते पहले मोहल्ले से गायब हो गया था। कोई नहीं जानता था कहाँ गया, लेकिन जाने से एक रात पहले वो उस बूढ़ी औरत के पास आया था और उसने कहा था कि वो कुछ जानता है जो उसे बोलना चाहिए, लेकिन उसे डर है। बहलोल ने पूछा, और कुछ कहा उसने? बूढ़ी औरत ने थोड़ी देर सोचा, फिर उसने बताया कि बाशिर ने उस रात कहा था कि वो काम जो उससे करवाया गया वो अल्लाह की नजर में बहुत बड़ा गुनाह है और उसे डर था कि कहीं वो उसी गुनाह की सजा पाए। बहलोल के दिल में एक उम्मीद जगी। बाशिर जिंदा था, वो कहीं छुपा था, और अगर वो छुपा था तो इसका मतलब था कि उसे फारूक या कासिम ने धमकाया था, और अगर उसे धमकाया गया था तो इसका मतलब था कि वो जो जानता था वो बहुत खतरनाक था उन लोगों के लिए। बहलोल को बाशिर को ढूंढना था और उसके पास अब सिर्फ 2 दिन थे। उसी शाम बहलोल ने शहर के उस हिस्से में कदम रखा जहां आम तौर पर वो नहीं जाता था। शहर का वो पुराना हिस्सा जहां टूटे फूटे मकान थे, जहां वो लोग रहते थे जो किसी को नहीं चाहते थे कि उन्हें कोई देखे। ये वो जगह थी जहां डरे हुए लोग छुपते थे। बहलोल ने गलियों में चक्कर लगाए। उसने कुछ बच्चों से पूछा। बच्चे अक्सर वो देखते हैं जो बड़े नहीं देखते। एक छोटे बच्चे ने बताया कि एक नौजवान था जो एक पुराने मकान में रहता था। वो बाहर कम निकलता था, खाना कभी कभी उस बच्चे की माँ से मांगता था। बहलोल उस मकान तक पहुंचा। दरवाजा थोड़ा खुला था।
उसने आवाज दी। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। बहलोल ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। एक छोटा सा कमरा था, अंधेरा, धूल भरा। एक कोने में एक नौजवान जमीन पर बैठा था, घुटने सीने से लगाए, सर झुकाए। जब बहलोल के कदमों की आवाज आई तो वो चौंक कर उठ गया और दीवार से पीठ लगा ली। उसकी आंखों में जानवरों जैसा डर था। बहलोल ने हाथ उठाया इत्मीनान के इशारे में। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। बाशिर कांप रहा था। उसके कपड़े मैले थे, उसका चेहरा पिचका हुआ था। कई दिनों से ठीक से खाने का नाम नहीं था। वो एक डरा हुआ, अकेला, पछताया हुआ नौजवान था। बहलोल उसके पास बैठ गया। उसने अपनी जेब से कुछ खजूरें निकाली जो वो साथ लाया था और बाशिर के सामने रखी। बाशिर ने एक पल झिझका, फिर उसने खजूर उठाई और खाने लगा और खाते खाते उसकी आंखों से आंसू निकल आए। बहलोल ने उसे रोने दिया। रोना जरूरी होता है, वो एक तरह का सफाया है जो दिल को हल्का करता है। जब बाशिर थोड़ा शांत हुआ तब बहलोल ने उससे बात करना शुरू किया। बाशिर ने बताया वो उस रात जुबैर के घर में था। कासिम ने उसे एक काम सौंपा था। एक खास थैला जो दरवाजे के बाहर रखा था, उसे उठाकर कासिम के घर लाना था। बाशिर ने वो किया। उसे नहीं पता था कि उस थैले में क्या है, लेकिन बाद में जब उसे पता चला कि उस थैले में पैसे थे, जुबैर के पैसे, तो उसे समझ आया कि उसने क्या किया था। और उससे भी बड़ी बात, उसने कुछ और देखा था उस रात। उसने देखा था कि कासिम और एक और आदमी जो ऊंचे कद का था और जिसकी आंखें ठंडी थी, वो दोनों उस घर के पीछे की गली में खड़े थे और धीरे धीरे बात कर रहे थे। वो ऊंचे कद का आदमी, उसे बाशिर ने बाद में पहचाना, वो फारूक इब्न जब्बार था। बहलोल के दिल में एक सुकून आया, वो सुकून जो तब आता है जब पहेली का आखिरी टुकड़ा मिल जाता है। उसने बाशिर से पूछा, क्या वो अदालत में गवाही दे सकता है? बाशिर की आंखों में फिर डर आया। उसने कहा, वो मुझे मार डालेंगे। बहलोल ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर तुम सच नहीं बोले तो भी वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वो तुम्हें जानते हैं, तुम्हें ढूंढ लेंगे, लेकिन अगर तुम अदालत में बोले सबके सामने तो तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि गवाह को मारना उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। बाशिर ने कांपते हाथों से अपनी आंखें पोंछी। एक लंबी खामोशी थी। बाहर से शहर की आवाजें आती रहीं, जिंदगी का वो शोर जो कभी नहीं रुकता। और फिर बाशिर ने सर उठाया और कहा, ठीक है। छठे दिन बहलोल ने एक और काम किया जो किसी को उम्मीद नहीं था। वो काजी मुनीर के घर गया, अकेला, बिना किसी को बताए। काजी के नौकर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बहलोल ने इत्मीनान से कहा कि वो काजी साहब के लिए एक बहुत जरूरी बात लेकर आया है। काजी मुनीर उसे मिले, थोड़ी नाराजगी के साथ, थोड़े हैरानी के साथ। वो एक उम्रदराज आदमी थे, सफेद दाढ़ी, थकी हुई आंखें। उनके चेहरे पर वो उदासी थी जो उन लोगों के चेहरे पर होती है जो जानते हैं कि वो गलत राह पर है, लेकिन उससे निकल नहीं पाते। बहलोल ने बड़े ही इत्मीनान से, बिना किसी इल्जाम के, बिना किसी धमकी के, सिर्फ ये कहा कि वो जानता है कि काजी साहब अच्छे इंसान हैं और अच्छे इंसान कभी कभी मजबूरी में ऐसे रास्तों पर चले जाते हैं जो उनके दिल को तकलीफ देते हैं। उसने कहा कि अगले हफ्ते 3 मुकदमे आने वाले हैं और उन तीनों में 3 बेगुनाह इंसान हैं, और अगर उन तीनों के साथ इंसाफ न हुआ तो अल्लाह के सामने जवाब देना होगा, न सिर्फ फारूक को बल्कि उन सबको जो इस जुल्म में शामिल हुए। काजी मुनीर ने पूरी बात सुनी। उनके चेहरे का रंग बदलता रहा, कभी लाल, कभी सफेद, कभी भूरा। जब बहलोल खामोश हुआ तो काजी मुनीर की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, वो फंसे हुए हैं। फारूक के पास उनके बेटे के बारे में ऐसी जानकारी है जो अगर बाहर निकले तो उनका परिवार तबाह हो जाएगा। बहलोल ने कहा, अगर आप इंसाफ करें और सच के साथ खड़े हों तो मैं वादा करता हूं कि आपके बेटे का राज राज ही रहेगा, लेकिन अगर आप जुल्म का साथ दें तो जो होगा उसका जिम्मा सिर्फ आप पर होगा। काजी मुनीर ने लंबे वक्त तक खामोशी में बैठे रहे। बहलोल ने उन्हें वक्त दिया और फिर काजी मुनीर ने एक काम किया जो शायद उन्होंने बहुत अरसे से नहीं किया था। उन्होंने अपने हाथ उठाए और दुआ मांगी, अल्लाह से माफी मांगी और सच के रास्ते पर चलने की ताकत मांगी। बहलोल वहां से निकला तो उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। अब 7वां दिन बाकी था और 7वें दिन अदालत में वो होने वाला था जो बगदाद ने शायद पहले कभी नहीं देखा था। उस रात बहलोल अपनी कोठरी में वापस आया।
उसने चिराग जलाया और कागज पर लिखे नाम देखे। जुबैर, मरियम, यूसुफ, 3 इंसान जो कल सुबह उम्मीद और खौफ के दोराहे पर खड़े होंगे। 3 इंसान जिनकी जिंदगियां एक फैसले पर टिकी होंगी। बहलोल ने चिराग की लौ को देखा। वो लौ कांप रही थी, रात की हवा के हल्के झोंके से, लेकिन वो बुझी नहीं। कांपी, हिली, लेकिन बुझी नहीं। उसे उस लौ में अपनी उम्मीद दिखी। उसने कागज तहा किया, आंखें बंद की और लंबी दुआ मांगी। वो दुआ जो किसी अपने के लिए नहीं बल्कि 3 अजनबियों के लिए थी। 3 ऐसे इंसान जिनका इस दुनिया में कोई नहीं था सिवाय अल्लाह के। और बगदाद उस रात सो गया, लेकिन अदालत की वो सुबह आ रही थी, खामोशी से, लेकिन तेज कदमों से। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, वो खामोशी जो किसी बड़े तूफान से पहले आती है। आसमान साफ था, सूरज निकला हुआ था, दजला का पानी हमेशा की तरह बह रहा था। लेकिन जो लोग बगदाद को महसूस करना जानते थे, वो उस सुबह एक अजीब सी कशमकश महसूस कर रहे थे, जैसे शहर के दिल में कोई चीज हलचल कर रही हो। काजी की अदालत शहर के बीचों बीच थी, एक पुरानी इमारत जिसकी दीवारें मोटी और छत ऊंची थी। उसके बाहर एक बड़ा दालान था जहां लोग इंतजार करते थे। सुबह के वक्त वहां हमेशा भीड़ होती थी, कुछ फरियादी, कुछ वकील, कुछ गवाह, कुछ बस तमाशाई। लेकिन आज की भीड़ थोड़ी अलग थी। लोगों के चेहरों पर एक उत्सुकता थी जो रोज नहीं होती, जैसे उन्हें कुछ पता हो कि आज कुछ खास होने वाला है। बहलोल उस सुबह सबसे पहले पहुंचा था। वो दालान के एक कोने में खड़ा था, अपनी पुरानी चादर ओढ़े, सर थोड़ा झुकाए। जो उसे देखता वो समझता कि कोई मामूली आदमी है, शायद किसी का नौकर, शायद कोई फरियादी। कोई नहीं जानता था कि उस मामूली दिखने वाले इंसान ने पिछले 7 दिनों में क्या किया था। थोड़ी देर बाद जुबैर आया। उसके साथ उसका एक बूढ़ा नौकर था। जुबैर के चेहरे पर डर था, वो डर जो किसी ऐसे इंसान के चेहरे पर होता है जो जानता हो कि आज उसकी पूरी जिंदगी का फैसला होने वाला है। जब उसकी नजर बहलोल पर पड़ी तो उसके चेहरे पर थोड़ी राहत आई, बस थोड़ी। फिर मरियम आई। वो काले कपड़ों में थी, उसका चेहरा ढका हुआ था। उसके साथ कोई नहीं था, वो बिल्कुल अकेली थी। उसने अदालत की इमारत को देखा और एक पल के लिए रुक गई, जैसे कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत जुटा रही हो। फिर उसने एक गहरी सांस ली और अंदर चली गई। यूसुफ सबसे बाद में आया। वो दौड़ता हुआ आया। उसके पाँव में जूते नहीं थे, उसके बाल बिखरे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक अभी भी थी, वो उम्मीद की चमक जो बुझी नहीं थी। बहलोल ने तीनों को देखा। उसके दिल में एक भारीपन था और एक हल्कापन भी। वो कैफियत जो तब होती है जब आप जानते हो कि आपने जो करना था वो किया और अब बाकी अल्लाह पर छोड़ दिया। अदालत के अंदर का माहौल गंभीर था। बड़ा कमरा था, दीवारें सादी, फर्श पर दरी बिछी हुई। एक तरफ काजी की कुर्सी जो थोड़ी ऊंची थी, उस कुर्सी के सामने 2 तरफ बैठने की जगह थी। एक तरफ फरियादी बैठते थे, दूसरी तरफ मुद्दई, और बीच में एक खुली जगह जहां खड़े होकर बात की जाती थी। काजी मुनीर जब कुर्सी पर बैठे तो बहलोल ने उनका चेहरा गौर से देखा। वो पहले से कुछ अलग लग रहे थे, थके हुए तो थे, लेकिन उनकी आंखों में एक और भाव था जो पिछली मुलाकात में नहीं था। उनकी आंखों में एक निर्णय था, एक पक्का निर्णय। फारूक इब्न जब्बार अदालत में एक तरफ बैठा था, उसके साथ उसके 2 आदमी थे। उसके चेहरे पर वो आत्मविश्वास था जो उन लोगों के चेहरे पर होता है जो समझते हो कि खेल उनके हाथ में है। उसने कमरे में नजर घुमाई और जब उसकी नजर बहलोल पर पड़ी तो एक पल के लिए रुकी, बस एक पल, फिर वो आगे चली गई। फारूक ने बहलोल को पहचाना था। ये बहलोल ने उसके चेहरे की उस एक पल की कठोरता से समझ लिया। पहला मुकदमा था जुबैर बनाम कासिम। कासिम एक दरमियानी उम्र का आदमी था, देखने में शरीफ, बात करने में मीठा। वो जुबैर के बगल में बैठा था, लेकिन जुबैर की तरफ देख नहीं रहा था। उसकी आंखें आगे थी, अदालत के सामने, उस यकीन के साथ कि वो जीतेगा। काजी मुनीर ने मुकदमा शुरू कराया। जुबैर ने अपनी बात कही कि उसके 50,000 दीनार गायब हुए, कि कासिम ने उसे धोखा दिया। उसकी आवाज कांप रही थी। वो थका हुआ इंसान था, अंदर से टूटा हुआ। फिर कासिम की बारी आई। कासिम ने बड़ी चालाकी से अपनी बात रखी। उसने कहा कि जुबैर गलतफहमी में है, कि उन दोनों के बीच एक पुराना हिसाब था जो जुबैर को याद नहीं, कि वो दीनार दरअसल एक पुराने कर्जे की अदायगी थे। फिर गवाह पेश हुए। कासिम के 3 गवाह,
तीनों ने एक एक करके वही बात कही जो कासिम ने कही थी। उनकी आवाजें पक्की थी, उनकी बातें मेल खाती थी, जैसे रटी रटाई हों। जुबैर का चेहरा और भी उतर गया, लेकिन तब बहलोल उठा। उसने काजी से गुजारिश की कि उसे कुछ कहने की इजाजत दी जाए। काजी मुनीर ने एक पल उसे देखा और फिर इजाजत दे दी। बहलोल बीच में आया। उसने पहले कुछ नहीं कहा, उसने बस उन 3 गवाहों को देखा, एक एक को ध्यान से। फिर उसने एक सवाल किया, पहले गवाह से। उसने पूछा, उस रात जब ये हिसाब हुआ वो किस कमरे में हुआ? पहले गवाह ने जवाब दिया, बैठक में। बहलोल ने दूसरे गवाह से वही सवाल किया। दूसरे गवाह ने जवाब दिया, दफ्तर में। थोड़ी खामोशी। बहलोल ने तीसरे गवाह से सवाल किया। तीसरे गवाह ने एक पल रुककर जवाब दिया, बैठक में। अदालत में सरसराहट हुई। बहलोल ने काजी की तरफ देखा और कहा, जो लोग एक ही घटना के गवाह हों वो एक ही कमरे का नाम लेंगे। जब 3 गवाहों में से एक अलग कमरा बताए तो इसका मतलब है कि उन्होंने वो घटना देखी ही नहीं, उन्हें बस एक कहानी रटाई गई है, और रटाई हुई कहानी कभी कभी टूट जाती है। अदालत में हलचल मच गई। फारूक के चेहरे पर पहली बार एक दरार आई। काजी मुनीर ने उन तीनों गवाहों से अलग अलग पूछताछ का हुक्म दिया। उन्हें अलग अलग कमरों में भेजा गया और एक एक से सवाल किए गए। उस रात की तारीख क्या थी? मौसम कैसा था? कासिम ने क्या पहना था? हिसाब कितने वक्त तक चला? तीनों के जवाब अलग अलग थे। जब वो वापस आए तो उनके चेहरों पर वो आत्मविश्वास नहीं था जो पहले था। उनमें से एक ने सबसे कमजोर, कांपते हुए सच उगल दिया। उसने बताया कि उन्हें पैसे दिए गए थे फारूक के आदमी ने, और उन्हें एक कहानी रटाई गई थी। अदालत में एक सन्नाटा छा गया। कासिम का चेहरा पीला पड़ गया। उसने फारूक की तरफ देखा और फारूक ने उसकी तरफ नहीं देखा। वो अपनी जगह पर बैठा था, लेकिन उसके हाथ मेज के नीचे थे और वो हाथ कांप रहे थे। पहला मुकदमा अभी पूरा नहीं हुआ था कि बहलोल ने काजी से गुजारिश की कि वो एक गवाह पेश करना चाहता है। काजी ने इजाजत दी। दरवाजे से बाशिर आया। वो कांप रहा था, उसके पांव मुश्किल से उठ रहे थे। उसने कमरे में नजर घुमाई और जब उसकी नजर कासिम पर पड़ी तो वो एक पल के लिए रुक गया, लेकिन बहलोल की नजर उस पर थी और वो नजर उसे आगे बढ़ने का हौसला दे रही थी। बाशिर ने अदालत के सामने खड़े होकर अल्लाह का नाम लिया और फिर उसने वो सब कहा जो उसने बहलोल को बताया था। उस रात का किस्सा, थैले का किस्सा, और वो 2 आदमी जो पीछे की गली में खड़े थे। जब उसने फारूक इब्न जब्बार का नाम लिया और उसकी तरफ उंगली उठाई तो फारूक अपनी जगह से उठ गया। उसका चेहरा लाल हो गया था। उसने बाशिर को झूठा कहा, उसने बहलोल को साजिशी कहा, उसने काजी से इंसाफ मांगा, लेकिन काजी मुनीर ने उसे बोलने नहीं दिया। काजी मुनीर ने कहा, अब्दुल रहीम को बुलाओ। फारूक के चेहरे का रंग उड़ गया। वो जानता था कि अब्दुल रहीम के पास क्या था। अब्दुल रहीम आया, कागजात हाथ में लिए। वो कागजात जो उसने बरसों से छुपा कर रखे थे, वो कागजात जो फारूक के पुराने जुर्मों की गवाही थे। पिछले मुकदमे, जाली दस्तावेज, खरीदे गए गवाह, सब कुछ उन कागजों में दर्ज था। अदालत में एक बवाल सा मच गया। फारूक के आदमियों ने उठने की कोशिश की, लेकिन काजी के सिपाहियों ने उन्हें रोक लिया। काजी मुनीर ने पहले मुकदमे का फैसला सुनाया। जुबैर के हक में 50,000 दीनार कासिम को वापस करने होंगे और इस मामले में जाली गवाही देने वाले तीनों गवाहों को भी सजा होगी। जुबैर की आंखों से आंसू बह निकले। दूसरा मुकदमा, मरियम बिन सलीम। मरियम अदालत के बीच में आई। उसने अपना नकाब हटाया और काजी की तरफ देखा। उसकी आंखें थकी हुई थी, लेकिन उनमें एक सच्चाई थी। वो सच्चाई जो हमेशा उन इंसानों की आंखों में होती है जो जानते हों कि वो बेगुनाह है। मरियम के ससुराल वाले दूसरी तरफ बैठे थे। उनमें उसके देवर और जेठानी थे, वो लोग जिन्होंने उस पर इल्जाम लगाया था। उनके चेहरों पर एक कड़ाई थी, एक ऐसी कड़ाई जो अक्सर गलत लोगों के चेहरे पर होती है। मरियम के ससुरालियों ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि ताहिर की मौत से एक रात पहले मरियम और ताहिर के बीच झगड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि मरियम ने ताहिर को जहर दिया था। उनके पास एक गवाह भी था, पड़ोस की एक औरत, जिसने कहा कि उसने मरियम को ताहिर के खाने में कुछ मिलाते देखा था। मरियम खामोश खड़ी रही। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने एक शब्द नहीं कहा। तब बहलोल आगे आया। उसने काजी से पूछा, ताहिर की मौत किस चीज से हुई? काजी ने जवाब दिया, हकीम का कहना था कि जहर से। बहलोल ने पूछा,
कौन सा जहर? काजी ने कागज देखा। हकीम ने उस जहर का नाम लिखा था। बहलोल ने कहा, वो जहर बाजार में नहीं मिलता। वो एक ऐसी चीज है जो सिर्फ एक खास तरह के लोगों के पास होती है। वो लोग जो दूर के सफर से आते हैं या जिनके पास खास जड़ी बूटियों का ज्ञान हो। एक मामूली घर की औरत उसे कहाँ से लाती? ससुरालियों के वकील ने कहा, शायद उसने किसी से खरीदा हो। बहलोल ने कहा, तो फिर बताइए, किससे खरीदा, कब खरीदा, कौन सी दुकान से? इसका कोई सबूत है? वकील खामोश हो गया। बहलोल ने आगे कहा, और वो पड़ोसी गवाह जिसने मरियम को कुछ मिलाते देखा, उस औरत से पूछा जाए कि उस रात रोशनी कितनी थी, उसने किस खिड़की से देखा, और वो खिड़की मरियम के घर की रसोई से कितनी दूर थी? गवाह औरत को फिर से बुलाया गया। जब उससे ये सवाल पूछे गए तो उसके जवाब उलझ गए। उसने कहा कि रोशनी थी, लेकिन रोशनी कितनी थी ये नहीं बता सकी। उसने खिड़की का नाम तो लिया, लेकिन जब उस खिड़की और रसोई के बीच की दूरी पूछी गई तो उसका जवाब गलत निकला। बहलोल ने कहा, अंधेरी रात में इतनी दूर से एक खिड़की के पीछे से ये देखना कि किसी ने खाने में क्या मिलाया, ये मुमकिन नहीं, ये गवाही झूठी है। अदालत फिर से हलचल में आ गई, लेकिन अभी सबसे अहम बात बाकी थी। बहलोल ने काजी से गुजारिश की कि वो एक बात और कहना चाहता है। उसने कहा, ताहिर की मौत का असली सबब था वो गवाही जो उसे एक पुराने मुकदमे में देनी थी। वो मुकदमा फारूक इब्न जब्बार के खिलाफ था। ताहिर गवाह था और उसे रास्ते से हटाना था। मरियम पर इल्जाम इसीलिए लगाया गया ताकि दो काम एक साथ हों। ताहिर की मौत को छुपाया जाए और मरियम को तबाह किया जाए। फारूक उठा, उसने जोर से एतराज किया। उसने कहा, ये बेबुनियाद इल्जाम है। बहलोल ने उसकी तरफ देखा, एकदम शांत, और कहा, तो बताइए, आप उस रात कहाँ थे जब ताहिर मरा? फारूक ने जवाब दिया, वो घर पर था। बहलोल ने कहा, आपके दो आदमी हैं जो कहेंगे कि आप घर पर थे, लेकिन एक और आदमी है जो कहेगा कि आप नहीं थे। और दरवाजे से एक बूढ़ा आदमी आया, वो पड़ोसी जो फारूक के घर के सामने रहता था। उसने बताया कि उस रात फारूक का घर बंद था और वो रात भर बाहर था। फारूक के चेहरे पर पसीना आ गया। काजी मुनीर ने दूसरे मुकदमे का फैसला सुनाया। मरियम बेगुनाह है, उस पर लगाए सभी इल्जाम गलत है और ताहिर की मौत की तहकीकात नए सिरे से होगी। मरियम ने अपना मुंह हाथों से ढक लिया। उसके कंधे कांपने लगे। वो रो रही थी। 2 साल की तकलीफ, 2 साल का डर, 2 साल की अकेलापन, सब एक साथ टूट गया। तीसरा मुकदमा, यूसुफ की जमीन। यूसुफ अदालत के बीच में आया। 12 साल का वो बच्चा जिसके पाँव में जूते नहीं थे। उसने काजी की तरफ देखा और बिना डरे सीधा खड़ा रहा। जमींदार का नाम था गालिब इब्न राशिद, एक मोटा रौबीला आदमी। उसके साथ उसके वकील थे और उसके गवाह थे। उसने वो कागज पेश किया जिस पर लिखा था कि यूसुफ के बाप ने जमीन उसे बेच दी थी। वकील ने जोर देकर कहा, कागज है, मुहर है, गवाहों के दस्तखत है। यूसुफ एक यतीम बच्चा है जो झूठा दावा कर रहा है। बहलोल आगे आया। उसने वो कागज मांगा और काजी ने उसे दे दिया। बहलोल ने कागज को ध्यान से देखा। उसने उसे रोशनी में उठाया, उसके किनारे देखे, उसकी स्याही देखी। फिर उसने कहा कि इस कागज की असलियत जांचने के लिए एक माहिर की जरूरत है। उस्ताद गुलाम नबी को बुलाया गया। उस बूढ़े कातिब ने कागज हाथ में लिया। उसने उसे देखा, बड़ी देर तक देखा। उसने उसे रोशनी में घुमाया, उसे थोड़ा झुकाया, अपनी उंगली से स्याही को थोड़ा छुआ। फिर उसने कहा, ये कागज जाली है। उसने समझाया, जिस कातिब के दस्तखत इस पर हैं, वो कातिब 10 साल पहले मर चुका था। लेकिन इस कागज की स्याही 6 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं, और इस स्याही का अंदाज ये उस कातिब का नहीं है। उस कातिब की लिखावट की एक खास आदत थी, वो अलिफ के ऊपर थोड़ा दाहिनी तरफ मुड़ता था। इस कागज में अलिफ बाई तरफ मुड़ा है। जमींदार गालिब ने एतराज किया। उसने कहा, ये बेकार बातें हैं। लेकिन बहलोल ने अभी और पत्ते फेंकने थे। उसने बूढ़े किसान को बुलाया, वो किसान जो यूसुफ के बाप की मौत के वक्त वहां था। उस किसान ने कांपते हुए लेकिन पक्की आवाज में कहा, यूसुफ के बाप ने ये जमीन कभी नहीं बेची। उसने अपनी मौत से पहले यूसुफ को बुलाया था और उसके हाथ में उस जमीन की मिट्टी रखी थी। अदालत में एक और खामोशी छा गई। काजी मुनीर ने जमींदार की तरफ देखा। जमींदार के चेहरे पर अब वो रौब नहीं था, वो घबराया हुआ था। काजी ने तीसरे मुकदमे का फैसला सुनाया। वो जमीन यूसुफ की है।
जमींदार ने जाली कागज पेश किया। ये अपने आप में एक जुर्म है और इसकी सजा होगी। यूसुफ ने अपनी मुट्ठी बंद की। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके होठों पर एक मुस्कुराहट थी। अदालत ने तीनों फैसले सुना दिए, लेकिन असली बात अभी बाकी थी। काजी मुनीर ने फारूक इब्न जब्बार की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक दृढ़ता थी जो पिछले 3 सालों में नहीं थी। वो दृढ़ता जो तब आती है जब इंसान अपने ज़मीर की आवाज सुनने का फैसला कर ले। काजी ने कहा, फारूक इब्न जब्बार पर 3 मुकदमों में जाली गवाह खरीदने, जाली कागजात तैयार करवाने और एक बेगुनाह की मौत में मिलीभगत का इल्जाम है। इन इल्जामों की तहकीकात होगी और जब तक तहकीकात पूरी न हो, फारूक को हिरासत में लिया जाएगा। फारूक ने एक पल के लिए विरोध किया, लेकिन वो विरोध एक थके हुए इंसान का विरोध था, टूटे हुए इंसान का। जब सिपाहियों ने उसकी बाह थामी तो उसने छुड़ाने की कोशिश नहीं की। जाते वक्त उसकी नजर एक पल के लिए बहलोल पर टिकी और बहलोल ने उसे वापस देखा, बिना नफरत के, बिना विजय के भाव के। बस एक शांत नजर, एक ऐसी नजर जो कहती थी, इंसान जो बोता है वो काटता है। अदालत धीरे धीरे खाली हुई। जुबैर बाहर आया तो बहलोल को देखकर उसने उसका हाथ थामा। उसकी आंखें बोल रही थी जो उसकी जुबान नहीं बोल सकती थी। मरियम बाहर आई। वो एक पल के लिए रुकी और उसने बहलोल की तरफ देखा। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपना सर थोड़ा झुकाया, लेकिन वो झुकाव इतना गहरा था, इतना सच्चा कि किसी भी शब्द से ज्यादा था। यूसुफ दौड़ता हुआ आया और उसने बहलोल का हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, वो उसकी जमीन का एक हिस्सा बहलोल को देना चाहता है। बहलोल ने उसके सर पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए मना कर दिया। उसने कहा, वो जमीन तेरी है यूसुफ, अपने बाप की अमानत है, इसे संभाल के रखना और उस पर मेहनत करना। यूसुफ ने बहलोल का हाथ और मजबूती से पकड़ लिया, जैसे कोई बच्चा किसी ऐसे इंसान का हाथ पकड़ता है जिसे वो जाने नहीं देना चाहता। शाम होते होते बहलोल अदालत के बाहर उस दालान में बैठा था जहां सुबह भीड़ थी। अब वहां खामोशी थी। सूरज ढलने वाला था और उसकी लाल नारंगी रोशनी इमारत की दीवारों पर पड़ रही थी। अब्दुल रहीम आया और उसके पास बैठ गया। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन हल्का, वो हल्कापन जो बरसों के बोझ के उतरने के बाद आता है। उसने बहलोल से पूछा, तुम्हें कैसे पता था कि ये सब होगा? बहलोल ने एक लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर उसने कहा, मुझे नहीं पता था, मैं बस ये जानता था कि जो सच है वो सच है और सच को छुपाना उतना आसान नहीं जितना झूठ बोलने वाले समझते हैं। झूठ को हमेशा कई झूठों की जरूरत होती है और जितने ज्यादा झूठ उतनी ज्यादा जगह जहां से वो टूट सकता है। अब्दुल रहीम ने ये सुना और सर हिलाया। दोनों देर तक वहां बैठे रहे। अजान की आवाज दूर से आई, मगरिब की अजान। बहलोल उठा, चादर ठीकी और नमाज की तरफ चल पड़ा। उसके पांव के नीचे बगदाद की पुरानी जमीन थी, वो जमीन जिसने आज एक ऐसे दिन की गवाही दी जो शायद बहुत दिन याद रहे। लेकिन बहलोल जानता था ये सब खत्म नहीं हुआ। फारूक गिरफ्तार था, लेकिन उसके पीछे और भी धागे थे। तहकीकात होगी और उस तहकीकात में और राज निकलेंगे और उन राजों में से कुछ ऐसे होंगे जो अभी तक किसी ने नहीं सोचे। बहलोल के जहन में अभी भी सवाल थे और जब तक सवाल थे उसका काम खत्म नहीं हुआ था। रात का पहला पहर था जब बहलोल के दरवाजे पर दस्तक हुई। वो दस्तक साधारण नहीं थी, न बहुत जोर से न बहुत आहिस्ता। वो उस तरह की दस्तक थी जो कोई तब करता है जब वो जानता हो कि दरवाजे के पीछे वाला सो नहीं रहा, जैसे दस्तक देने वाला ये भी जानता हो कि उसका इंतजार हो रहा है। बहलोल उस वक्त वाकिसो नहीं रहा था। वो अपनी कोठरी में बैठा था, चिराग की रोशनी में, और उस कागज को देख रहा था जिसमें उसने 3 मुकदमों के नाम लिखे थे। तीनों मुकदमों के नाम पर अब एक लकीर खिंच गई थी, यानी वो हल हो गए थे। लेकिन उस कागज के नीचे एक और नाम था जो उसने आज शाम लिखा था, अभी अभी, और उस नाम के आगे कोई लकीर नहीं थी। वो नाम था इदरीस इब्न मुस्तफा। बहलोल ने उठकर दरवाजा खोला। बाहर एक नौजवान था, उम्र कोई 20 साल, कपड़े साधारण, चेहरे पर घबराहट। उसने बहलोल को देखते ही एक कदम पीछे लिया, जैसे सोच रहा हो कि आया सही जगह है या नहीं। फिर उसने हिम्मत करके कहा, क्या आप बहलोल हैं? बहलोल ने हाँ किया। नौजवान ने एक थरथराती सांस ली और कहा, मेरे बाप को खतरा है। बहलोल ने उसे अंदर आने का इशारा किया। नौजवान का नाम था सलीम।
और उसके बाप का नाम था इदरीस इब्न मुस्तफा, वही नाम जो बहलोल ने अभी अभी अपने कागज पर लिखा था। ये इत्तिफाक नहीं था। बहलोल जानता था इत्तिफाक जैसी कोई चीज नहीं होती। हर चीज के पीछे कोई वजह होती है, कोई रिश्ता होता है, कोई धागा होता है जो सब चीजों को आपस में जोड़ता है। सलीम ने बताया, इदरीस एक छोटा सा व्यापारी था जो शहर के उत्तरी हिस्से में कपड़े बेचता था। वो एक ईमानदार आदमी था, मेहनती था, अपने परिवार से मोहब्बत करता था। लेकिन 3 महीने पहले उसने कुछ ऐसा देखा था, एक ऐसी चीज जो उसे नहीं देखनी चाहिए थी, और तब से उसकी जिंदगी में खतरा आ गया था। बहलोल ने पूछा, उसने क्या देखा था? सलीम ने घुटन भरी आवाज में बताया, उसने देखा था कि एक रात फारूक इब्न जब्बार के घर से एक आदमी निकला था, और वो आदमी वो था जिसे ताहिर की मौत की रात वहां देखा गया था। इदरीस को उस वक्त फारूक का नाम नहीं पता था, लेकिन उसने उस आदमी का चेहरा पहचाना था। और कुछ दिन बाद जब उसने पड़ोसी से पूछा तो पता चला कि वो फारूक का खास आदमी था। इदरीस ने इस बात को किसी से नहीं कहा, डर की वजह से, लेकिन शायद किसी ने उसे देख लिया था या किसी को किसी तरह पता चल गया था, क्योंकि उसके बाद से उसके घर के इर्द गिर्द अजनबी चेहरे दिखने लगे थे। उसके घर के सामने कभी कभी रात को कोई रुका रहता था, और 3 दिन पहले उसके घर में एक अनजाना खत आया था बिना नाम के, जिसमें लिखा था कि वो जो जानता है वो भूल जाए, वरना अंजाम बुरा होगा। बहलोल ने सलीम का पूरा बयान सुना। फिर उसने एक सवाल पूछा, इदरीस अभी कहाँ है? सलीम ने बताया, घर पर, माँ और 2 छोटी बहनों के साथ। वो खुद डरा हुआ है, लेकिन घर छोड़ना नहीं चाहता। बहलोल ने चिराग उठाया और अपनी चादर लपेटी। उसने कहा, अभी चलते हैं। इदरीस का घर शहर के उत्तरी हिस्से में था, एक पुरानी गली में। रात के इस वक्त गली में सन्नाटा था। बहलोल और सलीम तेज कदमों से चले। जब वो गली में पहुंचे तो बहलोल रुक गया। उसने महसूस किया एक अजीब सी बात। गली के एक कोने में एक आदमी खड़ा था। वो दीवार से पीठ लगाए था और अंधेरे में था, लेकिन उसकी मौजूदगी उस तरह महसूस होती थी जैसे ठंडी हवा का झोंका बिना देखे महसूस होता है। बहलोल ने सलीम को हाथ के इशारे से रोका। वो दोनों एक पल के लिए रुके। वो आदमी हिला नहीं, वो वहां था और नजर रख रहा था। बहलोल ने एक अलग रास्ते से जाने का फैसला किया। वो सलीम को लेकर एक पिछली गली से निकला और घर के पिछले दरवाजे तक पहुंचा। इदरीस ने दरवाजा खोला। उसके हाथ में एक मोटी लाठी थी। जब उसने सलीम को देखा तो राहत की सांस ली, और जब उसने बहलोल को देखा तो उसकी आंखों में एक ऐसा भाव आया जो शब्दों में नहीं आता। वो भाव जो तब आता है जब डूबता हुआ इंसान किसी हाथ को अपनी तरफ बढ़ता देखता है। अंदर घर छोटा था, 2 कमरे, एक छोटा आंगन। इदरीस की बीवी एक कोने में बैठी थी और उसके पास 2 छोटी बच्चियां थी जो डरी हुई थी लेकिन सो गई थी। इदरीस की बीवी की आंखें जागती रही थी, वो नींद जो डर की वजह से नहीं आती। बहलोल ने इदरीस से विस्तार से बात की। इदरीस ने वो सब बताया जो उसने देखा था, लेकिन एक बात और बताई जो उसने सलीम को भी नहीं बताई थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसका बेटा खतरे में न पड़ जाए। उसने बताया, उस रात जब उसने फारूक के खास आदमी को निकलते देखा था, उस आदमी के हाथ में एक थैला था, एक छोटा सा थैला जिसमें से टन टन की आवाज आ रही थी जैसे उसमें सिक्के हों। और उस आदमी के पीछे पीछे एक और आदमी था। वो आदमी जिसे इदरीस ने पहचाना था, वो आदमी था काजी का एक पुराना सिपाही जो अब काजी के साथ नहीं था। बहलोल ने ये सुना और उसके ज़हन में एक और टुकड़ा जुड़ा। काजी का पुराना सिपाही, यानी ये रिश्ता काजी तक पहुंचता था, लेकिन ये वो सिपाही था जो अब काजी के साथ नहीं था। यानी काजी मुनीर को शायद ये पता भी नहीं था, या शायद पता था। बहलोल के ज़हन में एक सवाल उठा और उसने उसे एक तरफ रख दिया। अभी पहले ये जरूरी था कि इदरीस और उसके परिवार को महफूज किया जाए। उसने इदरीस से कहा कि वो आज रात ये घर छोड़ दे, किसी रिश्तेदार के पास चला जाए जहां कोई उसे ढूंढ न सके। इदरीस ने पूछा, कितने दिन के लिए? बहलोल ने कहा, बस 3 दिन, उसके बाद तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी। इदरीस ने बहलोल की आंखों में देखा और जो उसे वहां दिखा वो यकीन था, पत्थर जैसा पक्का यकीन। इदरीस ने अपनी बीवी को जगाया और चुपचाप तैयार होने को कहा। बहलोल घर से निकला। वो गली में आया और उस कोने की तरफ देखा जहां वो अजनबी खड़ा था,
लेकिन अब वहां कोई नहीं था। वो जा चुका था या छुप गया था। बहलोल ने चारों तरफ नजर घुमाई। रात का अंधेरा गहरा था, उसे कुछ नजर नहीं आया, लेकिन उसकी पीठ पर कुछ महसूस हुआ। वो एहसास जो तब होता है जब कोई तुम्हें देख रहा हो। उसने चादर ठीक की और तेज कदमों से वापस चल दिया। अगले दिन सुबह बहलोल एक काम पर निकला जो उसने पहले नहीं किया था। वो काजी मुनीर के पास गया, लेकिन इस बार किसी और मकसद से। काजी मुनीर अपने दफ्तर में थे। जब बहलोल आया तो उन्होंने उसे देखकर एक हल्की सी राहत की सांस ली, जैसे उनके दिल में ये उम्मीद हो कि बहलोल कोई अच्छी खबर लाया हो। लेकिन बहलोल की खबर अच्छी नहीं थी। उसने बताया कि फारूक के नेटवर्क का एक हिस्सा अभी भी बाहर है और उस हिस्से में एक ऐसा आदमी है जो काजी की अदालत से जुड़ा रहा है, उनका एक पुराना सिपाही। काजी मुनीर का चेहरा बदल गया। उन्होंने एक नाम लिया, हमजा। बहलोल ने पूछा, आप उसे जानते हैं? काजी ने बताया, हमजा उनके साथ 7 साल काम कर चुका था। 2 साल पहले उसने अपनी नौकरी छोड़ दी थी, अचानक, बिना किसी वजह के। उस वक्त काजी को अजीब लगा था, लेकिन उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा। अब जब बहलोल ने ये बताया तो उनके जहन में पुरानी बातें जुड़ने लगी। हमजा वो आदमी था जो उनके दफ्तर के कागजात देखता था, जो मुकदमों की तारीखें जानता था, जो गवाहों के नाम जानता था। काजी मुनीर के चेहरे पर एक दहशत आई। उन्होंने कहा, यानी फारूक को हमारी अदालत के बारे में सब कुछ पता था पहले से? बहलोल ने कहा, हाँ, और इसीलिए उसकी चालें इतनी पक्की थी। उसे पता था कि कौन सा मुकदमा कब आएगा, कौन सा गवाह कहाँ है और कहाँ कमजोरी है। काजी मुनीर देर तक खामोश रहे। फिर उन्होंने कहा, हमजा को ढूंढना होगा। बहलोल ने कहा, मैं ढूंढता हूँ, लेकिन आपसे एक काम चाहिए। फारूक की तहकीकात में जो भी कागजात है, उन्हें किसी एक भरोसेमंद आदमी के पास रखें, सिर्फ एक के पास, और वो आदमी सिर्फ आप जाने। काजी ने समझा, अगर हमजा अभी भी जासूसी कर रहा था तो उन कागजात का पता लगना खतरनाक था। उन्होंने सर हिलाया। उसी दिन दोपहर को बहलोल हमजा की तलाश में निकला। ये काम आसान नहीं था। हमजा कोई मशहूर आदमी नहीं था। वो उन लोगों में से था जो परछाई की तरह जिंदगी गुजारते हैं, दिखते नहीं, मिलते नहीं, लेकिन हर जगह होते हैं। बहलोल ने पहले बाजार में पूछताछ की। किसी ने हमजा का नाम सुना था, किसी ने नहीं। जो जानते थे वो बताने से कतराते थे। वो उस तरह के इंसान की तरफ से कतराते थे जिसके बारे में पूछा जाए। फिर बहलोल ने एक अलग तरीका अपनाया। उसने सोचा, हमजा एक जासूस था। जासूस उन जगहों पर जाता है जहां से खबरें मिलती है। बगदाद में ऐसी जगह कौन सी थी? वो जगह जहां लोग बात करते हों, जहां खबरें आती जाती हों, जहां एक चतुर आदमी बैठकर दूसरों की बातें सुन सके। चाय घर, नहाई घर, मस्जिद के बाहर का सहन। बहलोल ने तीनों जगह खंगाली। चाय घर में कुछ नहीं मिला। नहाई घर में एक बूढ़े आदमी ने, जो वहां काम करता था, बताया कि एक आदमी था जो हफ्ते में 2 बार आता था। अकेला आता था, ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन कानों से बहुत काम लेता था, यानी सुनता बहुत था। उस बूढ़े ने उसका नाम नहीं जाना था, लेकिन हुलिया बताया, दरमियानी कद, चेहरे पर एक पुराना जख्म का निशान, बाई आंख थोड़ी छोटी। बहलोल को ये काफी था। मस्जिद के बाहर के सहन में बहलोल को वो मिला जो वो ढूंढ रहा था। एक आदमी एक दीवार के पास बैठा था, दरमियानी कद, चेहरे पर एक जख्म का निशान, बाई आंख थोड़ी छोटी। वो बैठकर लोगों को देख रहा था, इस तरह जैसे ऊँग रहा हो, लेकिन उसकी आंखें बंद नहीं थी। बहलोल उसके पास गया और बिना किसी भूमिका के उसके बगल में बैठ गया। वो आदमी, हमजा, ने चौंक कर उसे देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए एक पहचान की चमक आई और फिर उसने वो चमक छुपाने की कोशिश की, लेकिन बहलोल ने देख लिया। बहलोल ने आहिस्ते से कहा, फारूक गिरफ्तार हो गया है। हमजा का चेहरा बिल्कुल नहीं हिला, लेकिन उसके हाथ की उंगलियां थोड़ी सख्त हो गई। बहलोल ने आगे कहा, अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। एक, कि तुम भाग जाओ, छुप जाओ, लेकिन फारूक के जब राज खुलेंगे तो तुम्हारा नाम भी आएगा और तब ढूंढे जाओगे। 2, कि तुम अभी मेरे साथ चलो, काजी के सामने अपना बयान दो और जो कुछ तुम जानते हो वो बताओ। इसमें शायद तुम्हें कम सजा हो या माफी भी मिल जाए। हमजा चुप रहा। एक लंबी खामोशी थी। बहलोल उठने लगा, जैसे जाने की तैयारी कर रहा हो, और तब हमजा ने कहा, रुको। बहलोल रुक गया। हमजा ने धीरे से कहा, मैंने जो किया वो गलत था, मुझे पता था, लेकिन फारूक ने मुझे मजबूर किया था।
उसके पास मेरे ऊपर कुछ था जिससे वो मुझे ब्लैकमेल करता था। बहलोल ने कहा, तो अब वो मजबूरी खत्म हो गई। फारूक जेल में है। हमजा ने लंबी सांस ली। उसने आसमान की तरफ देखा, उस आसमान की तरफ जो हमेशा वहां होता है जब हम उसे देखते हो या न देखते हो। फिर उसने उठकर बहलोल के साथ चलने की हामी भर दी। हमजा का बयान बहुत अहम था। उसने बताया, फारूक का जाल सिर्फ 3 मुकदमों तक महदूद नहीं था। पिछले 3 सालों में उसने कम से कम 12 ऐसे मुकदमों में हस्तक्षेप किया था। 12 ऐसे इंसान थे जो या तो गलत सजा पाए थे या जिनकी दौलत छीनी गई थी या जो किसी और तरह से नुकसान में थे। ये सुनकर बहलोल के दिल में एक भारीपन आया। 12 लोग, और उनमें से शायद कुछ अभी भी उस तकलीफ में थे, कुछ शायद जेल में थे बेगुनाह, कुछ शायद मर चुके थे। उसने हमजा से कहा, वो सभी 12 मुकदमों की तफसील लिखे। हमजा ने लिखी। बहलोल ने वो कागजात काजी मुनीर को दिए। काजी ने जब वो कागजात पढ़े तो उनके हाथ कांपने लगे, न डर से बल्कि उस एहसास से जो तब होता है जब पता चलता है कि तुम्हारे ही दफ्तर में, तुम्हारी ही आंखों के सामने इतने बड़े जुल्म होते रहे। काजी ने उस वक्त वही बैठकर तौबा की, सच्ची तौबा दिल से, और फिर उन्होंने कहा कि वो उन सभी 12 मुकदमों को फिर से खोलेंगे। लेकिन उसी शाम एक ऐसी बात हुई जिसने बहलोल को पहली बार सच में खतरे में डाल दिया। बहलोल अपनी कोठरी में वापस जा रहा था। रात ढलने लगी थी, गलियां खाली हो रही थी। तभी एक गली के मोड़ पर 3 आदमी उसके सामने आ गए। वो तीनों बड़े थे, ताकतवर, उनके हाथों में लाठियां थी, उनके चेहरे ढके हुए थे। बहलोल रुक गया। वो तीनों धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। बहलोल ने पीछे देखा। पीछे से भी एक आदमी आ रहा था, चारों तरफ से घिरा हुआ था। बहलोल ने कोई हरकत नहीं की। उसने अपनी चादर को थोड़ा ठीक किया और खड़ा रहा, एकदम शांत। उसका चेहरा न डरा हुआ था न घबराया हुआ। वो ऐसे खड़ा था जैसे वो उनका इंतजार कर रहा हो। तीनों में से एक ने कहा, फारूक भाई का पैगाम है, जो बोया है वो काटो। बहलोल ने जवाब दिया, अल्लाह की कसम, जो बोया है वो जरूर काटूंगा, लेकिन मैंने जो बोया है वो सच है और सच का फल कड़वा नहीं होता। वो आगे बढ़े और तभी गली के दोनों तरफ की छतों पर कुछ आवाजें आई, मशाले जली और कुछ आदमी नीचे उतरे। वो आदमी थे बाजार के दुकानदार, पड़ोस के लोग और कुछ वो जिन्हें बहलोल ने पिछले 7 दिनों में जाना था। हाजी सलामत था, सलीम था, इदरीस था और यूसुफ भी था। 12 साल का यूसुफ जिसके हाथ में एक पत्थर था। वो चारों आदमी जो बहलोल को घेरे थे, उन्होंने एक दूसरे को देखा। उन्होंने सोचा नहीं था कि ये होगा। वो पल भर रुके और फिर वो भाग गए। अंधेरे में तेज कदमों से बहलोल ने एक गहरी सांस ली। वो उन लोगों की तरफ मुड़ा जो उसकी मदद को आए थे। यूसुफ अभी भी वो पत्थर हाथ में लिए था। उसकी आंखों में एक जंगी जोश था जो उसकी उम्र से बड़ा था। बहलोल ने उसके सर पर हाथ रखा। हाजी सलामत ने कहा, हमें पहले से पता था कि आज रात कुछ होगा। बाजार में खबर थी। बहलोल ने पूछा, और आए? हाजी सलामत ने कहा, जो इंसान हमारे लिए खड़ा हो उसके लिए हम क्यों न खड़े हों। उस रात बहलोल अपनी कोठरी में बैठा था। उसने जो हुआ उसके बारे में सोचा। वो 4 आदमी जो उसे धमकाने आए थे। फारूक जेल में था, लेकिन उसके आदमी अभी भी बाहर थे, यानी खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। लेकिन एक और बात थी जो बहलोल के जहन में घूम रही थी। हमजा ने जो 12 मुकदमों का जिक्र किया था, उनमें से एक का नाम अजीब था। एक ऐसा मुकदमा जो 5 साल पुराना था। उस मुकदमे में एक इंसान को गलत सजा हुई थी और वो इंसान अभी भी किसी जेल में था। उस इंसान का नाम था नसीम इब्न दाऊद, और नसीम इब्न दाऊद कोई और नहीं था, वो यूसुफ का चाचा था। बहलोल के दिल में ये बात उतरी और वो काफी देर तक बैठा रहा। यूसुफ का चाचा जो 5 साल से जेल में था, जो बेगुनाह था, जिसे फारूक के जरिए एक झूठे मुकदमे में फंसाया गया था, शायद इसीलिए ताकि यूसुफ की जमीन का कोई वारिस न रहे, कोई उसकी मदद करने वाला न हो। यूसुफ को नहीं पता था, उसे कल बताना होगा। बहलोल ने आंखें बंद की। उसके दिल में एक ऐसा दर्द था जो उन लोगों के दर्द में होता है जो बहुत कुछ देख लेते हैं, बहुत ज्यादा जुल्म, बहुत ज्यादा तकलीफ। लेकिन उस दर्द के साथ साथ एक और चीज भी थी, वो उम्मीद जो कभी नहीं बुझती। उसने दुआ मांगी, नसीम के लिए, यूसुफ के लिए, उन सभी 12 के लिए
जिनके नाम हमजा के कागज में थे। और फिर उसने एक फैसला किया। 3 मुकदमे हल हो गए थे, लेकिन अभी 9 और थे, और उन 9 में से एक यूसुफ के चाचे का था, एक बेगुनाह जो 5 साल से पत्थर की दीवारों के पीछे था। बहलोल का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। वो कल सुबह यूसुफ के पास जाएगा, उसे ये खबर देगा, जो एक तरफ से बहुत तकलीफदह थी और दूसरी तरफ से बहुत उम्मीद भरी। उसका चाचा जिंदा था और बेगुनाह इंसान को जेल में रहने की कोई वजह नहीं जब तक बहलोल सांस ले रहा हो। रात का आखिरी पहर था। बगदाद की गलियां सो चुकी थी, लेकिन दजला नदी अभी भी बह रही थी, धीमे, गहरे, अनवरत, जैसे वो जानती हो कि सुबह आएगी, जैसे वो जानती हो कि हर रात के बाद एक उजाला है। और बहलोल, जो बगदाद के एक छोटे से कमरे में बैठा था, उसकी आंखों में भी वही उजाला था। थका हुआ लेकिन बुझा नहीं, कांपता हुआ लेकिन जिंदा, बिल्कुल उस चिराग की लौ की तरह जो हवा में कांपती है लेकिन बुझती नहीं।